गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे आप लोग। आज फिर से हम लोग वर्ग 8 विषय भूगोल जो सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत में आता है, आज भूगोल विषय का अध्याय 4 कृषि भाग 2 पढ़ेंगे। और इससे पहले सभी को मुकेश सर ऑनलाइन क्लासेस जो कि यूट्यूब चैनल है, इस यूट्यूब चैनल में आप लोग सभी बच्चों का स्वागत है। हम लोग कृषि के भाग 1 में पढ़े थे कि आर्थिक क्रियाएं क्या हैं और आर्थिक क्रियाओं को प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक श्रेणी में बांटा गया है, जो कि अच्छे ढंग से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और साथ ही हम लोग यह देखे थे कि कृषि योग और कृषिगत भूमि किसे कहते हैं, यह भी हम लोग देखे थे। आज हम लोग देखेंगे कृषि तंत्र। तंत्र मतलब तरीका, ठीक है। तंत्र का मतलब तरीका, यानी कृषि करने के क्या तरीके हैं। तो कृषि कार्य भी एक तंत्र की तरह है, मतलब एक तंत्र जैसे पाचन तंत्र होता है ना। तंत्र मतलब तरीका, कृषि करने के क्या तरीके हैं। और इसीलिए इसको हम लोगों ने कृषि तंत्र को 3 भागों में बांटा है, निवेश, प्रकर्म और निर्गत, ठीक है। कृषि में जो है तंत्र को 3 भागों में बांटा गया है। क्या है? निवेश, और प्रकर्म और निर्गत। अब देखेंगे कि निवेश को भी 2 भागों में बांटा गया है। एक हो गया भौतिक निवेश, दूसरा हो गया ये मानवीय निवेश। यानी हम लोग निवेश को भी जो है 2 भागों में बांट सकते हैं। एक हो गया भौतिक, दूसरा हो गया मानवीय, ठीक है। तो भौतिक निवेश का मतलब हो गया कि वह निवेश जो हमें भौतिक यानी प्रकृति से मिलता है। जैसे में किसी भी फसल के लिए हम लोगों ने फसल पढ़े थे कि किसी भी पौधों के लिए जरूरी है क्या? सूर्य प्रकाश, है ना। यानी अगर पेड़ पौधों को सूर्य प्रकाश नहीं मिलेगा तो वो अपना खाना भी नहीं बना पाएंगे। ये हम लोग पढ़े थे विज्ञान में। और उसमें हम लोग पढ़े थे कि पेड़ पौधे जो है वो सूर्य के प्रकाश से ही अपनी ऊर्जा बनाते हैं। तो यह भौतिक प्रकर्म से हमें मिलता है, भौतिक निवेश से मिलता है। यानी भौतिक निवेश में बांटा गया है सूर्य प्रकाश, वर्षा, मृदा, तापमान और ढाल। यानी सूर्य के प्रकाश, किसी भी पौधों के लिए सूर्य का प्रकाश जरूरी है। वर्षा मतलब पानी का जरूरी है, और ये वर्षा या पानी जो है हमें प्रकृति से मिलता है। मृदा जिस प्रकार की होगी हमारा फसल जो है उसी टाइप का होगा। तापमान, जहाँ का तापमान जिस टाइप का होगा वहाँ का कृषि भी उसी टाइप से निर्भर करेगी। ढाल हो गया यानी पहाड़ी, ढाली, ढालू और मैदानी इलाका। ढाल से मतलब यही है कि वह भूमि का किस तरह का मतलब उसका प्रकार क्या है। क्या वो पठारी इलाका है, या फिर पहाड़ी इलाका है, या फिर जो है मैदानी इलाका है, रेगिस्तानी इलाका है। उसके बाद है मानवीय निवेश, यानी मानव के द्वारा जो उसमें निवेश किया जाता है। किसमें? कृषि में। तो मानव उसमें बीज देता है, मानव के द्वारा बीज हम लोग बोते हैं। फिर रसायन का प्रयोग करते हैं। मशीनरी मतलब उसमें मशीन का यूज किया जाता है, जैसे दवा छिड़कने में, पानी पटाने में, है ना, निकाई करने में, कोड़ाई करने में, तो उसमें मशीनरी का यूज होता है। श्रम, उसमें हम लोग मेहनत करते हैं, जुताई है, कोड़ाई है, बिना मेहनत का होगा नहीं। और भंडारण, फिर उसे भंडारण करने में जो हम लोग भंडार करते हैं, जैसे ज़्यादा फसल हो गया, धान हो गया, तो धान को फिर हम लोग जो है उसको एक ड्रम में, है ना, देहातों में उसमें जो है खांचा या फिर जो है विशेष प्रकार के पुआल के बने हुए रस्से का यूज किया जाता है। उसके बाद है प्रकर्म, यानी संक्रियाएं में, संक्रियाएं मतलब क्रिया, यहाँ पर संक्रिया, प्रकर्म मतलब हो गया संक्रिया, ठीक है। यानी
कृषि करने में क्या क्या है, जैसे जुताई है, बुआई है ना, निराई है, सिंचाई है और कटाई है। जुताई मतलब फसल को कृषि करने के लिए हम लोग पहले जुताई करते हैं, खेतों को जो है ओला बनाते हैं, है ना, पोला, जो मिट्टी को भुरभुरी बनाना पड़ता है उसको जुताई करते हैं। और जो पुराने घास होते हैं जुताई करने पर वो कबड़ जाते हैं, है ना। उसके बाद उसको खेत को जो है समतल करके फिर उसमें बुआई, बीज की बुआई करते हैं। फिर उसमें अगर घास जो है, खरपतवार उग जाता है, अवांछित पौधे उग जाते हैं, तो फिर उसे हम लोग कबाड़ के फेंकते हैं, वो निराई हो गया। फिर उसमें हम लोग सिंचाई का काम करते हैं, पानी पटाने काम करते हैं। और जब फसल तैयार हो जाता है तो फिर उसकी हम कटाई करते हैं। तो ये प्रकर्म हो गया। उसके बाद निर्गत में क्या हो गया कि निर्गत में आपका जो है फसल जो है इसमें आ जाता है कि वो फसल पूरी तरह से तैयार हो जाती है। तो इस तरह से जो है हम लोग मतलब जो है संक्रियाओं में और कृषि तंत्र में लगाते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग अगर ऊन प्राप्त करना है, ऊन भी प्राप्त करना है, क्योंकि हम लोग ये पिछले वीडियो में देखे थे कि कृषि जो है सिर्फ फसल से ही नहीं, फसल उत्पादन और पशुपालन से भी आता है। तो पशुपालन में आपका ऊन हम लोग चाहेंगे तो भेड़ पालना होगा, तो भेड़ पालन का भी एक अलग प्रक्रिया है ना। अच्छे उन्नत किस्म का भेड़ है, फिर उसका हम लोग जो है भेड़ से ऊन को कटाई करते हैं, फिर उसका जो है बिनाई करके, फिर उसका जो है कटिंग करके, रंगाई करके, और फिर हम उससे तरह तरह के कलर का ऊन बनाते हैं। दूध उत्पादन हो गया, दूध हमको करने के लिए हमको अच्छी नस्ल की गाय चाहिए, उसका जो है देखभाल, है ना, ये करना पड़ता है ना, तब हमें कहीं जाके दूध उत्पादन होता है। तो इस तरह से हम लोग जो है किसी भी कार्य को करने के लिए, है ना, एक तरीके का हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ पर मुख्यतः हम लोग एक कृषि तंत्र के बारे में यानी फसल के बारे में हम लोग ये चर्चा करेंगे और हम लोग समझेंगे कि इसके किस तरीके से जो है हम लोग कृषि करते हैं। अब इसके बाद आ जाता है कृषि के प्रकार, यानी कृषि के कितने प्रकार हैं, कौन कौन से प्रकार हैं। तो कृषि के दो प्रकार हैं, एक हो गया निर्वाह कृषि और दूसरा हो गया वाणिज्यिक कृषि। ठीक है, एक हो गया निर्वाह कृषि और दूसरा हो गया वाणिज्यिक कृषि। अब यहाँ पर देखेंगे कि निर्वाह कृषि क्या है और वाणिज्यिक कृषि क्या है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे निर्वाह कृषि। अच्छा, निर्वाह का मतलब हो गया जीवन यापन, ठीक है, यानी वह कृषि जिसे जीवन यापन के लिए हम लोग कृषि करते हैं। यानी कृषि का ऐसा तरीका जिसमें किसान मुख्यतः अपने परिवार की आवश्यकता हेतु कृषि कार्य करते हैं, उसे निर्वाह कृषि कहलाता है। यानी वह कृषि जिसमें परिवार की आवश्यकता हेतु कृषि कार्य, जैसे हम लोग भोजन करते हैं, तो भोजन के लिए हम लोग जो साल भर का जो चावल होता है वो हम लोग एक ही बार एक साल में पैदा कर लिए, और उसको हम लोग इतना पैदा करते हैं कि घर के परिवार के लिए साल भर के लिए दिक्कत नहीं होता है, ऐसा हम लोग कृषि करते हैं। तो निर्वाह कृषि मतलब जिसमें हम अपना मतलब जो है साल भर के लिए या 2 साल के लिए या 1.5 साल के लिए हम अपना स्टॉक बना लेते हैं। तो निर्वाह कृषि क्या हो गया कि परिवार की आवश्यकता हेतु ही कृषि हम करेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग निर्वाह कृषि को जान लेते हैं। उसके बाद निर्वाह कृषि के 2 प्रकार हैं, एक हो गया गहन निर्वाह कृषि और दूसरा हो गया आदिम निर्वाह कृषि। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे गहन निर्वाह कृषि क्या है। तो थोड़ा सा यहाँ हम लोग पॉइंट बना के देखेंगे कि गहन निर्वाह कृषि क्या है। तो गहन निर्वाह कृषि में क्या होता है कि किसान साधारण औजार से खेती करते हैं। यानी इसमें गहन निर्वाह कृषि में क्या होता है कि किसान जो है साधारण औजार जैसे कि हल हो गया, कुदाल हो गया, है ना, ये आपका जो है बैल हो गया, ट्रैक्टर भी आ सकता है इसमें। ठीक है, नहीं, वाणिज्यिक कृषि में ट्रैक्टर आएगा। तो इसमें जो है किसान साधारण औजारों से, जो हम लोग का गांव देहात में जो कृषि होती है वो एक तरह से गहन निर्वाह कृषि है। श्रम की प्रधानता होती है ना, इसमें लोग ज़्यादा मेहनत इसमें लगता है ना। तीसरा हो गया जमीन का छोटा सा टुकड़ा भी कृषि कार्य में लगाया जा सकता है, यानी कोई जरूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा कृषि ये आपका जो है भूमि होना चाहिए। अगर छोटा सा भी टुकड़ा है ना, अगर 1-2 डिसमिल का भी है तो उसमें भी हम लोग कृषि कार्य कर लेते हैं।
और डी हो गया वर्षा में एक से अधिक फसलें उगाना, यानी हम लोग वर्ष भर में जो है एक वर्ष में जो है एक से अधिक फसल उगाते हैं। देखिएगा अभी हम लोग धान रोपे हुए हैं, फिर धान काट के हम लोग क्या करेंगे, उसमें गेहूं रोपेंगे। गेहूं जब हो जाएगा तो फिर उसमें गर्मी के लिए जो है बीन हो गया, बोदी हो गया, है ना, ये सब आलू हो गया, तो ये हम लोग रोपते हैं, है ना। तो आप देखेंगे कि बहुत ऐसे हैं क्या कि किसान लोग धान रोप लिए, धान काटने के बाद फिर उसमें आलू का खेती करेंगे, फिर जब आलू हो जाएगा तो फिर उसमें जो है मकई हो गया, है ना, मकई बो देंगे। तो इस तरह से हम लोग एक साल में एक से अधिक कृषि करते हैं। और इसमें क्या होता है, मुख्यतः जो फसल है गहन निर्वाह कृषि में मुख्य फसल जो है वो है चावल हो जाता है। और ऐसे भी जो है चावल के साथ जो है गेहूं, मक्का, तिलहन, दलहन आदि फसलें भी इस गहन कृषि निर्वाह में आते हैं। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि यह जो गहन निर्वाह कृषि होता है यह मानसूनी प्रदेशों में होता है, यानी इस प्रकार की जो कृषि होती है वह दक्षिण, पश्चिम, पूर्वी एवं पूर्वी एशिया के मानसूनी प्रदेशों में प्रचलित है। भारत में इसी प्रकार की खेती प्रमुख है, क्योंकि भारत जो है एक मानसूनी क्षेत्र है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो है एरिया जो है वो मानसूनी एरिया के रूप में आता है, और इसीलिए हम लोग यहाँ पर गहन निर्वाह कृषि जो है और इलाका है, लेकिन मुख्यतः यहाँ पर ये दिखाया गया है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि गहन निर्वाह कृषि में जो है हम लोग का जो एरिया है वह गहन निर्वाह कृषि के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पर ये सारा चीज जो है हम लोग इसको फ्लो करते हैं। तो गहन निर्वाह कृषि आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार से आप लोग को निर्वाह कृषि अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम लोग देखते हैं आदिम निर्वाह कृषि। अब ये आदिम निर्वाह कृषि क्या है, तो इसको भी आदिम मतलब हो गया प्राचीन, पुराना, ठीक है, पहले से जो प्राचीन खेती बाड़ी कृषि किया जाता था, तो उसको भी हम लोग आदिम कृषि, आदिम निर्वाह कृषि को भी हम लोग दो भागों में बांटेंगे। एक हो गया स्थानांतरित कृषि और दूसरा हो गया चलवासी पशु चारण। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्थानांतरित कृषि। अगर स्थानांतरित कृषि को अगर हम लोग संधि विच्छेद करें, स्थानांतरित को कृषि करें, तो स्थान जोड़ अंतरित, यानी स्थान को चेंज करना, ठीक है, जगह को चेंज करना। तो आप लोग को याद करने के लिए है ना, आप लोग पॉज करके जो है इसको पॉइंट को लिख लेंगे। तो इसको हम लोग जो है स्थानांतरित कृषि की विशेषताएं, हम लोग इसको ये चैप्टर को जो है, इस टॉपिक को जो है हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट जो है कर दिए हैं, ताकि आप लोग को आसानी होगी समझने में और याद करने में। स्थानांतरित कृषि की कुछ विशेषताएं। पहली विशेषता क्या है, यह प्राचीन स्वरूप है, यानी स्थानांतरित कृषि जो है वो प्राचीन स्वरूप है, यानी बहुत ही पुरानी टेक्निक है। और इसमें जो है यह कृषि वही होती है जहां भारी वर्षा और वनस्पति के तीव्र पुनर्जन्म वाले क्षेत्र है। यहाँ जहाँ पर भारी वर्षा होती है और वनस्पति मतलब पेड़ पौधे बहुत तीव्र गति से जो है पैदा होते हैं, पुनर्जन्म मतलब बहुत तेजी से वहाँ वृद्धि हो सकता है, पुनर्जन्म हो सकता है, वैसे वाले क्षेत्रों में यह स्थानांतरित कृषि जो है की जाती है। सी हो गया, किसान वृक्षों को काट कर और जलाकर साफ कर लेता है। यानी स्थानांतरित कृषि में क्या होता है कि प्रायः किसान जो होता है वह क्या करता है कि वृक्षों को काट कर और जलाकर, ठीक है, काट दिया और उसमें कुछ काट के उसको जला देते हैं और जलाकर उसको साफ कर लिया जाता है तथा राख को मृदा में मिला दिया जाता है। क्योंकि पेड़ को जला दिया, काट के उसको जला दिया, उसके पत्ते को, टहनियों को, जो मोटी मोटी डालियां होती हैं उनको हो सकता है कि उस समय जला भी देते होंगे या फिर उसे किनारे जो है रख देते होंगे, और उनका जो राख होगा वो राख क्या करता है, मृदा में मिला दिया जाता है ताकि वो खाद बन सके। डी क्या है, स्थानांतरित कृषि का 3 से 4 वर्षों तक ही इसमें कृषि की जा सकती है। ठीक है, ये याद रखना, स्थानांतरित कृषि जो होता है वो 3-4 वर्षों के लिए ही कार्य करती है। और जब ई हो गया, जब मृदा की उर्वरा शक्ति कम होने के बाद किसान दूसरी जगह स्थानांतरित हो जाता है, इस कृषि को कर्तन मतलब काटना, दहन मतलब जलाना। यानी जो, अगर आप लोग को याद रखना है, कर्तन एवं दहन कृषि क्या है, तो वृक्षों को काट कर, ठीक है,
फिर उन वृक्षों को जलाकर जो कृषि की जाती है, जलाकर जो उसका राख होता है उसको मिट्टी में डाल देने से उसकी उर्वरता शक्ति बढ़ती है ना। तो मृदा की उर्वरता शक्ति जब कम होने के बाद किसान दूसरी जगह स्थानांतरित हो जाती है और उस जगह को छोड़ देती है। अब वहां पर क्या होता है, जब उस जगह को छोड़ देती है तो फिर पुनः जो है 2-4 सालों में फिर वहां से अपने से ही वह पेड़ जो अपने से उगने लगते हैं और फिर वहां पर एक जंगल या वृक्ष जो है उगकर एक जंगल का निर्माण कर लेते हैं। और इस तरह से यह कर्तन और दहन कृषि कहलाती है। ठीक है, क्लियर हो गया। स्थानांतरित कृषि मतलब स्थान हो जाना, स्थान का अंतर हो जाना, यानी अगर वहां कृषि हो गई है ना, किसान जो है वो वृक्षों काट दिया, जब तक उसकी उर्वरता शक्ति है तब तक उसको 3-4 साल तक उसको यूज किया, और जब उसकी उर्वरता शक्ति कम हो जाती है या खत्म हो जाती है तो फिर किसान वहां से उठ के फिर दूसरी जगह चले जाते हैं, फिर वहां पर पेड़ पौधों को काट कर फिर उसे जलाकर और फिर वहां से खेती प्रारंभ करते हैं। लेकिन क्या है कि जो पुरानी जगह थी उसको वो पूरी तरह से छोड़ देते हैं, यानी वहां पर किसी तरह से कोई कार्य नहीं होता है। और पेड़ पौधे जो होते हैं चूंकि अपने आप को रिसाइकलिंग करते हैं, अगर आप अपने खेत में 2-4 साल तक खेत को छोड़ दीजिए, परती ही छोड़ दीजिए, तो आप देखेंगे कि वहां पर खुद ब खुद जो है नए नए पौधे जो है अपने आप उगाते हैं। ठीक है, देखते होंगे, है ना। अगर जिस खेत में या जिस जमीन के टुकड़ा में अगर कभी खेती नहीं हो रही है तो खुद ब खुद वहां पर झाड़ियां, पेड़ पौधे अपने आप जो है ये उगना स्टार्ट हो जाती हैं। तो यह कृषि जो है अमेरिका, मध्य अफ्रीका, दक्षिण पूर्वी एशिया के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में प्रचलित है। ठीक है, तो इस तरह से जो है स्थानांतरित कृषि जो है यह की जाती है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि यह स्थानांतरित कृषि क्या है। ठीक है, और इसको अभी हम लोग जानेंगे कि स्थानांतरित कृषि के विभिन्न नाम क्या हैं। तो इस तरह से स्थानांतरित कृषि आप लोग को समझ में आ गया हो गया कि स्थानांतरित कृषि जो एक स्थान से दूसरे स्थान में शिफ्ट किया जाता है। अब हम लोग देखेंगे कि विश्व के बहुत ऐसे भाग में स्थानांतरित कृषि को अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कि झूम झूम कृषि जो है वो उत्तरी पूर्वी भारत में, है ना, जो हमारा उत्तरी पूर्वी भारत कहने का मतलब हो गया कि उत्तरांचल हो गया, है ना, उत्तराखंड हो गया। तो उत्तरी पूर्वी भारत में जो है यह झूम खेती की जाती है। असम हो गया, मेघालय हो गया, है ना, अरुणाचल प्रदेश हो गया, ये सारे क्षेत्र आ जाएंगे। मिल्पा, मैक्सिको में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? मिल्पा। छत्तीसगढ़ में दीपा, मलेशिया में लदान, मध्य अफ्रीका में मसोले, ब्राजील में रोका और श्रीलंका में चेनो। ठीक है, ये याद रखना है कि किस जगह पर स्थानांतरित कृषि को क्या नाम बोला जाता है। ठीक है, झूम हो गया उत्तर पूर्वी भारत, मिल्पा हो गया मैक्सिको में, दीपा हो गया छत्तीसगढ़ में, लदान हो गया मलेशिया में, मसोले हो गया मध्य अफ्रीका में, रोका ब्राजील में, चेनो श्रीलंका। बिल्कुल आसान है। तो आप लोग इसको जो है थोड़ा सा याद कर लेंगे कि अक्सर ये परीक्षाओं में आता है कि मध्य अफ्रीका में जो है स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है, या श्रीलंका में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट है, आप लोग अपने किताब में भी जो है इसको देख सकते हैं, और साथ ही आप लोग पॉज करके इसको वीडियो को रोक के भी आप इसको अपने कॉपी में उतार के याद कर सकते हैं। स्थानांतरित कृषि के बाद हमारा दूसरा जो निर्वाह कृषि के अंतर्गत में आता है वो है चलवासी पशुचारण। चलवासी, चल मतलब चलने वाले, है ना, वैसे कृषि जो चलवासी है मतलब चलने वाले, पशुचारण जो पशु को चराते हैं। अक्सर हम लोग के भी तरफ जो है भेड़ बकरी चराने वाले आप लोग देखे होंगे कि भेड़ों का झुंड लेके चलते हैं। क्यों चलते हैं? भेड़ इतने रहते हैं कि उनका इसलिए चलते हैं कि वह भेड़ों के लिए चारा और पानी की व्यवस्था के लिए वो झुंड बना के और एक जगह से दूसरी जगह चलते हैं। आप देखेंगे कि वो अपने साथ खाने पीने का भी सामान वो साथ में लेके चलते हैं।
तो चलवासी पशुचारण क्या है? तो चलवासी पशुचारण का मतलब हो जाता है कि पशुपालक, क्योंकि पशुपालन भी कृषि के अंतर्गत में आता है, तो पशुपालन अपने पशुओं के साथ साथ, है ना, साथ क्या चलते हैं, पशुओं के साथ चारा पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर निश्चित मार्गों में घूमते हैं। निश्चित मतलब जो उसका अपना निश्चित मार्ग होता है, उसी मार्ग पर वो जो है अपना जानवरों को, पशुओं को लेके वो चलते हैं। खास करके आप देखेंगे कि जब ठंडा मौसम आ जाता है या बरसात के मौसम आ जाता है, गर्मियों का मौसम आ जाता है, तो यह उन लोग जो है अपने पशुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर वो चलते हैं। जैसे कि अक्सर गर्मी का सीजन में वो मैदानी इलाका में आते हैं, गर्मियों के मौसम में, ठीक है, या ठंडे के मौसम में जो है वो देखेंगे कि ठंडा के मौसम में मैदानी इलाका में चला गया, और गर्मियों के मौसम में वो पठारी इलाका में चले जाते हैं, ताकि वहाँ पर उन लोग को खाने पीने का सामान मिल सके। पशु उत्पादक ही इनका मुख्य भोजन है, यानी जो चलवासी पशुचारण होते हैं, जो पशु से उत्पाद ही इनका मुख्य पेशा, मुख्य भोजन है। और खास करके इसमें वो क्या करते हैं कि जैसे दूध हो गया, मांस हो गया, है ना, उसे उत्पादित जो ऊन है, खाल है, इसका मुख्य उत्पादक है ना। वो क्या करते हैं कि जानवरों से जो प्राप्त दूध होता है उसको वो बेचते हैं, उसके मांस को बेचते हैं, उसे जो भेड़ है तो उसका ऊन जो है बेचते हैं, उसके खाल को बेचते हैं। तो इस तरह से उसका मुख्य उत्पादक है। और यह मुख्यतः जो है सहारा मरुस्थल, मध्य एशिया में ज़्यादातर प्रचलित है, और भारत में जो राजस्थान और जम्मू कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर में भी आप देखेंगे कि गर्मियों के सीजन में वो जो है पहाड़ों पर चले जाते हैं, और ठंडे के सीजन में वो मैदानी इलाका में चले जाते हैं। क्योंकि जो ठंडा इलाका होता है तो पहाड़ों पर जो है बर्फ जमा हो जाता है, ठीक है, वहाँ ठंडा होता है, तो ठंडे मौसम में जो है वो मैदानी इलाका में चले आते हैं, और फिर जब गर्मी का सीजन आ जाता है तो फिर वो पहाड़ों में चले जाते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग जो है स्थानांतरित कृषि के बारे में, निर्वाह कृषि के तरीकों के बारे में, जिसमें गहन कृषि और स्थानांतरित कृषि के बारे में हम लोग आज देखें। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो जो होगा, जो कि आपका पार्ट 3 होगा, उसमें हम लोग वाणिज्यिक कृषि के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोग सभी बच्चे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर किसी तरह से कोई सवाल होगी जो इस वीडियो से पढ़ाई गई चीज़ों से अगर आपको प्रॉब्लम है या समझ में नहीं आती है, तो आप उसे मेरे इनबॉक्स पर लिखेंगे। मैं कोशिश करूँगा कि उसका उत्तर जो है आपको देने का प्रयत्न करूँगा। तब तक के लिए सभी बच्चों को बाय बाय, धन्यवाद।